हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। और अपना सेशन चल रहा था टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे और उसी को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें अपन लोग जीआईएस जीपीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। निम्न में से कौन एक मापनी का प्रकार नहीं है? रेखात्मक, कथनात्मक, भिन्नात्मक या फिर व्याख्यात्मक। तो कौन नहीं है यहाँ पे मापनी का प्रकार? तो देखिए यहाँ पे जो रेखात्मक होता है, कथनात्मक होता है, भिन्नात्मक होता है, ये तीनों ही क्या होते हैं? मापनी के प्रकार होते हैं। लेकिन जो आपका व्याख्यात्मक दिया हुआ है ये कैसा है? ये मापनी का प्रकार नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट कर लीजिए। व्याख्या देखिए इसकी। व्याख्यात्मक विधि क्या है? मापनी का प्रकार नहीं होता है। मानचित्र में प्रदर्शित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उन दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को उस मानचित्र की क्या कहा जाता है? मापनी कहा जाता है। ये दूरी हो गई, ये दूरी हो गई, और इस यहाँ की दूरी कितनी है? मान लीजिए 1 किलोमीटर है और मापनी पर हमने कितना दर्शाया है? इतना दर्शाया। तो ये जो वास्तविक दूरी होगी वो क्या होती है? मापनी होती है। ठीक है, मानचित्र पर मापनी प्रदर्शित करने की 3 विधियां होती हैं। आरेखी विधि, कथनात्मक विधि, निरूपक या फिर भिन्नात्मक विधि। ठीक है, तो आपकी कौन सी विधि नहीं थी? व्याख्यात्मक कोई विधि नहीं थी, बाकी की तीनों विधि ये थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मापक का प्रकार नहीं है? वर्नियत, कर्णवत, तुलनात्मक या फिर शंक्वाकार। तो एक मापक का प्रकार नहीं है पूछा गया है। कौन सा ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होगा? शंक्वाकार जो है वो कोई मापक का प्रकार नहीं है। बाकी के आपके वर्नियर है, कर्णवत है, तुलनात्मक है, ये सभी क्या हो जाएंगे? मापक के प्रकार हो जाएंगे। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। शंक्वाकार मापक का प्रकार नहीं है। ये वही है व्याख्या जो अभी अपन लोगों ने पढ़ी हुई है। मानचित्र पर जो मापनी होती है प्रदर्शित करने की 3 विधियां होती हैं, जिसमें आप लोगों ने जाना था कथनात्मक विधि, निरूपक विधि एवं आरेखी विधि। आरेखी या फिर आलेखी मापनी के प्रकार कौन कौन से होते हैं उनको जान लीजिए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सरल मापनी, वर्नियर मापनी, तुलनात्मक मापनी, वर्गमूल मापनी, विकर्ण मापनी, घनमूल मापनी एवं आपकी ढाल मापनी। ये सब क्या हो जाएंगे? आरेखी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे यथाकृतिक प्रक्षेप दर्शाने के लिए उपयुक्त है। क्या है यहाँ पे? वायु दिशा, महासागरीय धारा, परिवहन या फिर यह सभी हो जाएंगे। आंसर कीजिए आप लोग का क्या होगा यथाकृतिक प्रक्षेप दर्शाने के लिए? देखिए वायु दिशा भी आवश्यक है, महासागरीय धारा भी उपयुक्त है, परिवहन मार्ग भी। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों का डी करेक्ट हो जाएगा, यह सभी करेक्ट है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखिए इसकी। वायु की दिशा, महासागरीय धारा एवं परिवहन मार्ग, इन सभी को दर्शाने के लिए यथाकृतिक प्रक्षेप का उपयुक्त होता है। प्रकाश या फिर ज्यामिति विधि द्वारा समतल सतह पर निर्मित अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल या फिर भूग्रिड को मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। इस तरीके से ये क्या बना होता है? जाल, ग्रिड, पिक्सल्स, ये सभी बने होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। गोलाकार पृथ्वी या फिर उसके किसी बड़े भूभाग को समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए मानचित्र प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, ग्लोब देखा होगा या फिर आपने मैप देखा है, ये सभी क्या होते हैं? मानचित्र प्रक्षेप होते हैं। अब बात आती है यथाकृतिक प्रक्षेप की। तो इसमें क्या है? मानचित्र पर किसी क्षेत्र की वह आकृति आती है जो उस क्षेत्र के ग्लोब पर है। ठीक है, ये क्या है? ग्लोब पर गोल तरीके से मिलता है आप लोगों को और मानचित्र पर सीधे प्लेन तरीके से मिलता है। तो उस मानचित्र प्रक्षेप को यथाकृतिक प्रक्षेप कहा जाता है, यानी कि इस चौकोर में आपको मिल जाएगा। मर्केटर एवं त्रिविम प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप के उदाहरण हैं। इनको याद रखिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यथाकृतिक प्रक्षेप के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो आपका मर्केटर है और एक आपका त्रिविम प्रक्षेप है, दोनों ही किसके उदाहरण हो जाएंगे? यथाकृतिक प्रक्षेप के।
मानचित्र पर शुद्ध दिशा एवं शुद्ध आकृति प्रदर्शित करने के लिए यथाकृतिक प्रक्षेपों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए यहाँ पे वायु की दिशा, महासागरीय धाराएं, परिवहन मार्ग, इन सभी में यथाकृतिक प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सबसे दीर्घ तरंग निम्न में से कौन सी है। दीर्घ पूछी गई है यहाँ पे, गामा है, इंफ्रारेड है, रेडियो है या फिर आपकी एक्सरे है। क्या ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? तो सबसे दीर्घ पूछी गई है तो दीर्घ यहाँ पे आप लोगों की रेडियो तरंग हो जाएगी, जो कि सबसे दीर्घ होती है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सी तरंग दैर्घ्य होती हैं यहाँ पे देख लीजिए, इनके क्रम भी देख लीजिए। रेडियो तरंग है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, दृश्य प्रकाश है, पराबैंगनी, एक्सरे, उसके बाद में गामा किरण आती हैं। ठीक है, इनके सीक्वेंस याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपका पीएचडी एग्जाम हुआ था जीवाजी यूनिवर्सिटी का ग्वालियर में, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र हवाई फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होता है। स्टीरियोस्कोप, मल्टीप्लेक्स, डंपी लेवल या फिर आपका पैरेलक्सबार, कौन सा होगा यहाँ पे जो कि हवाई फोटोग्राफी में यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका डंपी लेवल है जो कि हवाई फोटोग्राफ में प्रयुक्त नहीं होता है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है ये व्याख्या में दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो डंपी लेवल है, इस यंत्र का उपयोग किया जाता है तल मापन हेतु। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? इसका तल मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। धरातल पर दिए गए बिंदुओं की आपेक्षिक ऊंचाई का निर्धारण तल मापन कहता है। जो भी धरातल है आपका, ये समतल मैदान है, यहाँ पे कहीं पर पहाड़ हो गई, कहीं पर प्लेटू हो गई, कहीं पर थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ स्थान है, तो इन सभी के ऊंचाई को निर्धारण करने के लिए, मापने के लिए जो अपन लोग यूज करते हैं वो होता है डंपी लेवल। आगे यहाँ पे स्टीरियोस्कोप दिया गया है, तो इसको भी जान लीजिए क्या है यहाँ पे। स्टीरियोस्कोप या फिर इसको त्रिविमदर्शी कहा जाता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा था, कमेंट में बताइए कि त्रिविमदर्शी ये किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी आपने पहले क्वेश्चन में इसका देखा हुआ है। त्रिविम का उपयोग अलग अलग छवियों की एक त्रिविम जोड़ी को देखने के लिए किया जाता है, जो एक ही चित्र आयामी छवि के रूप में एक दृश्य बाएं और दाएं के दृश्यों को दर्शाते हैं। दो प्रकार का होता है, पहला होता है लेंस स्टीरियोस्कोप, दूसरा होता है दर्पण स्टीरियोस्कोप। ठीक है, मल्टीप्लेक्स जान लीजिए इसमें क्या होता है, ये आपके मॉल की बात नहीं कर रहा है। इस यंत्र का आविष्कार का श्रेय जाता है जर्मनी को। इस यंत्र से दो अति व्यापित फोटो चित्र में से एक को लाल तथा दूसरे को नीले रंग से प्रक्षेपित कर इन्हीं रंगों के चश्मे से देखा जाता है, जिसे अति व्यापित क्षेत्र उच्चावच के सदृश दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है, दो कलर होते हैं, नीला और लाल, उसी रंग के चश्मे बनवाए जाते हैं और उसी रंग से इसको, उन्हीं चश्मों से इसको देखा जाता है। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लेक्स में है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानी गई है। 180 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो ये तो आपका इजी क्वेश्चन है। किसको माना गया है? 180 डिग्री को माना गया है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको क्या माना गया है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। चलिए इसके बारे में भी जान लीजिए। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी एक जगह है अमेरिका में, एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन हुआ और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया, जो कि 180 डिग्री देशांतर रेखा के सहारे से गुजरती है। यह रेखा सीधी न होकर के 180 देशांतर से 3 बार विचलित है, यानी कि अपनी जगह से घूमी हुई है, क्योंकि स्थल से गुजरने पर वहाँ तिथियों के अलग अलग होने की असुविधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए क्या हुआ है, 3 बार ये विचलित है अपने मार्ग से। चलिए आगे बढ़िए। समान दूरी पर खींची गई समोच्च रेखाएं इंगित करती हैं धीमा ढाल, तीव्र ढाल, सम ढाल या फिर उत्तम ढाल। तो बताइए, समान दूरी पर जब रेखाएं खींची जाएंगी तो वो ऑब्वियसली सम ढाल ही होगा। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए। सभी के आंसर आप लोग कमेंट में करते जाएंगे अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड रखिएगा। चलिए, ये आपकी व्याख्या दी गई है। समान दूरी पर खींची गई समोच्च रेखाएं समढाल को इंगित करती हैं।
समुद्र तल से धरातल पर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं जो होती हैं उनको समोच्च रेखाएं कहा जाता है। मानचित्र में पास पास में खींची गई रेखाएं तीव्र ढाल को, दूर दूर स्थित रेखाएं कम ढाल को प्रदर्शित करती हैं। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन एक परिच्छेदिकाओं का प्रकार नहीं है? संक्रम परिच्छेदिकाएं, सरल परिच्छेदिकाएं, मिश्र परिच्छेदिकाएं या फिर प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएं। बताइए कौन सा नहीं है इसमें निम्न परिच्छेदिकाओं का प्रकार। आंसर कीजिए अगर आप लोगों को आ रहा है तो। देखिए यहाँ पे जो आपका परिच्छेदिकाओं का प्रकार नहीं है वो आपकी सरल परिच्छेदिकाएं हो जाएंगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सी परिच्छेदिकाएं होती हैं ये भी आप लोग व्याख्या में देखिए। यहाँ पे दी गई हैं। जो सरल परिच्छेदिकाएं हैं, परिच्छेदिकाओं का प्रकार नहीं है। किसी समोच्च रेखी मानचित्र में उच्चावच एवं ढाल को प्रदर्शित एवं स्पष्ट करने के लिए परिच्छेदिकाओं का प्रयोग किया जाता है। किसको? जो मानचित्र होता है उसमें जो आपके उच्चावच होते हैं, उच्चावच में आपके पर्वत, पठार, मैदान ये सभी आते हैं, तथा जो ढाल होती है उसको प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर परिच्छेदिकाओं का प्रयोग किया जाता है। 4 प्रकार की परिच्छेदिकाएं होती हैं जिसमें संक्रम परिच्छेदिकाएं यानी कि सीरियल प्रोफाइल्स, अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं यानी कि आपकी सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल्स, प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएं एवं आपकी मिश्रित परिच्छेदिकाएं। ये सभी 4 प्रकार हो गए परिच्छेदिकाओं के या फिर प्रोफाइल्स के। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे 1:50,000 माप पर बने मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर कितने मीटर को प्रदर्शित करती है? 1 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पे पूछी गई है। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी जो प्रदर्शित कर रही है 50,000 का है, तो 500 मीटर की दूरी को ये प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन एक बृहद मापक मानचित्र का उदाहरण है? बृहद मापक पूछा गया है यहाँ पे। भूसंपत्ति मानचित्र, दीवारी मानचित्र, एटलस मानचित्र या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए बृहद मापक जिसमें कि ज़्यादा मापनी ली जाएगी, किलोमीटर उसमें कम लिया जाएगा, तो वो आपका कैडस्ट्रल या फिर आपका भूसंपत्ति मानचित्र होता है जो कि बृहद मापनी का होता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 दिए गए हैं। बृहद मापक कौन कौन से होते हैं? जो आपके बृहद मापनी, लार्ज स्केल एवं लघु मापनी वाले यानी कि स्मॉल स्केल मापक हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भूसंपत्ति जो मानचित्र है एवं स्थलाकृति मानचित्र दोनों को याद रखिएगा। कैडस्ट्रल मैप एवं टोपोग्राफिकल मैप, इनको बृहद मापनी मानचित्र कहा जाता है। एवं जो आपके दीवारी मैप हैं और एटलस हैं इनको लघु मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, स्मॉल स्केल मैप कहा जाता है किस किस को? बॉल मैप को और एटलस मैप को। मापनी के आधार पर मानचित्रों का क्रम अगर पूछा जाए तो उसको भी याद रख लीजिए। भूसंपत्ति मानचित्र हो जाएगा, स्थलाकृति मानचित्र हो जाएगा, दीवारी मानचित्र हो जाएगा, उसके बाद में आप लोगों का एटलस मानचित्र। चारों का क्रम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस एक क्रिया को आर्थिक मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है? भूमि उपयोग, परिवहन, खनिज या फिर खनन या फिर ये सभी हो जाएंगे। तो देखिए आर्थिक मानचित्र की बात है जिसमें आपका भूमि उपयोग भी आता है, परिवहन भी आता है और आपका खनिज या फिर खनन भी आता है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके आर्थिक मानचित्र हो जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। आर्थिक मानचित्र पर भूमि उपयोग, परिवहन तथा खनिज इन सभी तथ्यों को प्रदर्शित किया जाता है। किसी मापनी से लघुकृत हुए आयामों के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी या फिर उसके किसी भाग का चयनित संकेतात्मक सामान्य प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। प्रकार के आधार पर मानचित्रों के 2 प्रमुख वर्गीकृत हैं जिसमें भौतिक मानचित्र और आपका सांस्कृतिक मानचित्र। ठीक है, भौतिक में कौन कौन से आ जाएंगे? आपके जो उच्चावच मानचित्र होते हैं वो आपके भौतिक में आएंगे। और भी यहाँ पे जैसे भूगर्भीय मानचित्र हो जाएंगे, जलवायु का अगर आप लोग निकालेंगे, मृदा का निकालेंगे, तो ये सभी किस में आ जाएंगे? आपके भौतिक मानचित्रों में आएंगे। यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये सभी किस में आ जाएंगे? आपके भौतिक में आ जाएंगे। सांस्कृतिक में जो आते हैं उनको देख लीजिए। यहाँ पे सांस्कृतिक में
राजनीतिक मानचित्र हो जाएगा और जनसंख्या मानचित्र हो जाएगा, आर्थिक मानचित्र है, परिवहन मानचित्र है, ये सभी सांस्कृतिक में आएंगे। आर्थिक मानचित्र पर विभिन्न प्रकार की फसलों एवं विभिन्न खनिजों के उत्पादन, वितरण, उद्योग एवं बाजारों की स्थिति, व्यापार मार्ग एवं उत्पादों के प्रवाह एवं भूमि उपयोग को प्रदर्शित किया जाता है। ये किस में किया जाता है? आर्थिक मानचित्र में। लेकिन ये जो आर्थिक मानचित्र है वो आता किस में है? सांस्कृतिक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन एक लघु पैमाना मानचित्र है? तो बताइए, अभी आप लोगों ने लघु और बृहद दोनों देखे हुए हैं, तो कौन सा हो जाएगा? स्थलाकृति मानचित्र, भूखंड मानचित्र, अधिवास मानचित्र, आपका एटलस मानचित्र। तो देखिए, जो लघु पैमाने में दो थे ना, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एटलस मानचित्र कैसा हो जाएगा? लघु मापनी का या फिर लघु पैमाना मानचित्र हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए इसकी। एटलस मानचित्र एक लघु पैमाने का मानचित्र है। लघुमान मानचित्र कौन कौन से होते हैं? भित्ति मानचित्र एवं एटलस मानचित्र। ठीक है, भित्ति मानचित्र क्या होते हैं, इसको देख लीजिए। ये सामान्यतः बड़े आकार के कागज या फिर प्लास्टिक पर बनाया जाता है, जिसका उपयोग कक्षा में आप लोगों ने टंगा हुआ देखा होगा, व्याख्यान कक्ष के लिए होता है। इसकी मापनी स्थलाकृति मानचित्र से लघु लेकिन एटलस मानचित्र से बृहत होती है। जो आपका स्थलाकृति मानचित्र बनाया जाता है उससे तो ये छोटा होता है, लेकिन जो आपका एटलस बनता है, एटलस में पूरा विश्व आता है, उससे क्या बनता है? बड़ा होता है। ठीक है, आगे देखिए। जो आपका एटलस मानचित्र है इसमें क्या होता है? एटलस मानचित्र में लघुमान मानचित्र है, यानी कि इसमें सभी चीज़ों को बड़ा बड़ा पैमाना इसमें लिया जाता है, यानी कि किलोमीटर से इसमें ज़्यादा लिए जाते हैं, जगह इसमें कम ली जाती है। ये मानचित्र बड़े आकार वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं तथा भौतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के सामान्य तरीके दर्शाते हैं। एटलस मानचित्र विश्व, महाद्वीप, देशों या फिर क्षेत्रों की भौगोलिक जानकारियों के आलेखी विश्वकोश हैं। सही तरीके से देखने पर यह मानचित्र हमें स्थिति, आकृति, अपवाह, जलवायु, वनस्पति, नगरों एवं शहरों के वितरण, जनसंख्या, उद्योगों की स्थिति, परिवहन तंत्र, पर्यटन, धरोहर आदि के संबंध में सामान्य जानकारी प्रदान करते हैं। आप लोगों ने मैप देखा होगा, जो आप एटलस है जब आप लेके आएंगे, इसमें सभी आपको अलग अलग से भी मिलता है। पहले आपको पूरा वर्ल्ड मैप मिलेगा और उसमें मोटे मोटे सभी देशों के बारे में जानकारी होगी। फिर आप जाते जाएंगे आगे तो उसमें पर्टिकुलर देश के बारे में जानकारी मिलेगी। तो वही जिसमें आपको जलवायु, वनस्पति, नगर, शहर, उद्योग की स्थिति, परिवहन, पर्यटन, ये सभी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पुष्पभ्रूम क्रमवीक्षण स्कैनिंग ऑपरेशन सबसे पहले निम्नलिखित में से किस उपग्रह में किया था? भास्कर फर्स्ट में, टिरोस फर्स्ट में, लैंडसैट फर्स्ट में या फिर आपका स्पॉट फर्स्ट में? तो किस में किया गया था? ये पुष्पभ्रूम की बात कर रहा है ये, पुष्पभ्रूम की। तो यहाँ पे आपका स्पॉट फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया था? इसका स्कैनिंग किया गया था। आगे बढ़िए, यहाँ की व्याख्या दी गई है, क्या है ये, इसके बारे में जान लीजिए। पुष्पभ्रूम क्रमवीक्षक बहुत सारे संसूचकों पर आधारित होता है, जिनकी संख्या विभेदन के कार्य क्षेत्र को क्षेत्रीय विभेदन से विभाजित करने पर प्राप्त संख्या के समान होती है। फ्रांस के सुदूर संवेदन उपग्रह स्पॉट में लगे उच्च विभेदन दृश्य विकिरणमापी संवेदक का कार्य 60 किलोमीटर है, उसका क्षेत्रीय विभेदन 20 मीटर है। अगर हम 60 किलोमीटर या फिर 6000 मीटर को 20 मीटर से विभाजित करेंगे तो हमें जो आंकड़ा प्राप्त होगा वो 3000 प्राप्त होगा। ठीक है, अर्थात स्पॉट में लगे HRV फर्स्ट संवेदक में 3000 संसूचक लगाए गए। पुष्पभ्रूम स्कैनर में सभी डिटेक्टर पंक्ति में क्रमबद्ध होते हैं और प्रत्येक डिटेक्टर पृथ्वी के ऊपर अधोबिंदु दृश्य पर 20 मीटर के आयाम वाली परिवर्तित ऊर्जा का संग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निष्क्रिय माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाता है? मृदा विज्ञान में, खनिज विज्ञान में, समुद्र विज्ञान में या फिर कृषि विज्ञान में? तो निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग का माइक्रोवेव का बात कर रहा है ये, तो वो आप लोगों की समुद्र विज्ञान हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देखिए इसकी।
निष्क्रिय माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग के अनुप्रयोगों में मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और समुद्र विज्ञान शामिल होता है। क्या क्या होता है इसमें? मौसम विज्ञान शामिल है, जल विज्ञान शामिल है और समुद्र विज्ञान, तीनों शामिल हो जाएंगे। तरंग दैर्घ्य के आधार पर वायुमंडल को माध्यम में रखकर मौसम विज्ञान वायुमंडलीय प्रोफाइलों को मापने और वातावरण में पानी और ओजोन सामग्री को निर्धारित करने के लिए निष्क्रिय माइक्रोवेव का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। थीमेटिक मानचित्र तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक विशेष रूप से संख्यात्मक डेटा का उपयोग करती है? प्रतीक विधि, बिंदु विधि, छायांकन विधि या फिर रंगक विधि? तो ये बात किसकी कर रही है? थीमेटिक मानचित्र के तैयार करने के लिए बोल रहा है, जिसमें संख्यात्मक डेटा का उपयोग करना है। तो वो आप लोगों का कौन सा होगा? छायांकन मानचित्र हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट है। यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए। थीमेटिक मानचित्र तैयार करने के लिए छायांकन विधि किसी थीम पर बनाया जाता है। ये विशेष रूप से संख्यात्मक डेटा का उपयोग करती है। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है इसको जान लीजिए। यह मानचित्र किसी विशेष उद्देश्य के आधार पर बनाया जाता है, यानी कि थीम से समझ आ रहा होगा आप लोगों को, कोई उद्देश्य या पर्पज है उससे इसको बनाया जा रहा है। थीमेटिक है जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। थीम प्लस मैप। थीम का अर्थ होता है उद्देश्य यानी कि पर्पज, और मैप का अर्थ होता है मानचित्र। अर्थात उद्देश्य युक्त मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। यद्यपि प्रत्येक मानचित्र को किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही बनाया जाता है, परंतु जिस मानचित्र में एक ही प्रकार का उद्देश्य हो, जैसे कि हमें सिर्फ वहाँ की वनस्पति दिखानी है, या फिर हमें सिर्फ नदियाँ दिखानी है, तो या फिर हमें वहाँ की जनसंख्या दिखानी है, जलवायु दिखानी है, मृदा दिखानी है, तो ये क्या हो जाएगा? एक ही चीज़, एक ही पर्पज को वहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो ये थीम होती है। थीमेटिक मानचित्र जैसे कि यहाँ पे देखिए जनसंख्या है, जलवायु, भौमिकीय, मृदा, वनस्पति, इन सभी के वितरण को अगर प्रदर्शित करते हैं तो वो आपका थीमेटिक मानचित्र हो जाएगा। आगे बढ़िए। एक प्रकार का दंडारेख जिसमें संपूर्ण मूल्य के विभाजन को दर्शाने के लिए स्तंभों को खंडों में विभाजित किया जा सकता है, वह कहलाता है क्या? युग्मित दंडारेख, विचलन दंडारेख, या फिर आपका तुलनात्मक दंडारेख, या फिर संयुक्त दंडारेख? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो यहाँ पे स्तंभों को खंडों में विभाजित किया जाता है, तो वो स्तंभों को अगर खंडों में विभाजित कर रहा है तो आपका संयुक्त दंडारेख हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या इसकी देख लीजिए क्या है। मिश्र या फिर संयुक्त दंडारेख एक प्रकार का दंड आरेख है जिसमें कुल मान के विभाजन को दर्शाने के लिए सभी स्तंभों को खंडों में विभाजित किया जाता है। मिश्र दंडारेख या फिर आपका कंपाउंड बार डायग्राम ये कहलाता है। मिश्र या फिर संयुक्त दंडारेख क्या है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। जब दो या फिर दो से अधिक आंकड़ों को एक ही दंड में दिखाया जाता है उसे मिश्र दंड आरेख कहा जाता है। इस आरेख में किसी भी आंकड़े की जानकारी हो जाती है तथा इसे विभाजित दंडारेख भी कहते हैं। इसे अकेला दंड के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है, मापक प्रतिशत द्वारा अथवा कुल आंकड़ों के रूप में बनाया जाता है। जब एक से अधिक दंड एक साथ बनाए जाते हैं तो खड़े दंड वर्टिकल होते हैं। कैसे होते हैं ये? वर्टिकल बनाए जाते हैं, खड़े बनाए जाते हैं। इसमें भी आंकड़ों को अवरोही क्रम में सजाया जाता है, यानी कि छोटे से बड़ा फिर बड़ा, इस तरीके से इसको सजाया जाता है। शेष को सबसे अंत में रखा जाता है। इसलिए इसका जो मापक है परसेंटेज में भी बनाया जाता है। किस में बनाया जाता है? परसेंटेज में, यानी कि प्रतिशत में भी बनाया जाता है। क्षैतिज या फिर हॉरिजॉन्टल दंडारेख की चौड़ाई सुंदरता को ध्यान में रखते हुए 1 इंच या फिर उससे अधिक भी हो सकती है, यानी कि ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर, अधिक की जा सकती है। देश का नाम दंड के भीतर भी दिया जा सकता है, अथवा सूची इंडेक्स बनाकर उसे अलग अलग छायांकन कर दिया जा सकता है। विभिन्न देशों में किसी वस्तु का आयात निर्यात या फिर किसी फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल आदि को सम्मिलित दंडारेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जो कोई देश है उसकी वस्तु है, उसका आयात निर्यात कितना हो रहा है, फसल है उसका उत्पादन कितना हो रहा है, कितना उसमें लागत लग रही है, कितना क्षेत्रफल है, ये सभी हम किस में दिखाते हैं? दंडारेख में दिखाते हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में किस स्थिति में सुदूर संवेदक सेंसर रिमोट एक वर्णक्रम स्पेक्ट्रम पर छोटी वस्तुओं का भी पता लगाने में सक्षम है?
जब विकिरणमितीय विभेदन रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन अधिक होता है, या फिर जब विकिरण विभेदन एक निर्दिष्ट तरंगदैर्घ्य में लेखांकित होता है, या फिर जब सभी वस्तुओं के लिए पार्थिव विभेदन टेम्पोरल रिजोल्यूशन समान होता है, या फिर जब स्थानिक विभेदन स्पेटियल यानी कि स्पाशियल रिजोल्यूशन अधिक होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए जब बात कर रहा था क्वेश्चन ऊपर रह गया, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सुदूर संवेदक यानी कि जो सेंसर रिमोट है एक वर्णक्रम स्पेक्ट्रम पर छोटी वस्तुओं का भी पता लगाने में सक्षम है। छोटी से छोटी वस्तुओं का अगर वो पता लगाएगा तो वो किसकी बात कर रहा है, ये जब स्थानिक विभेदन कैसा होना चाहिए, स्पाशियल रिजोल्यूशन अधिक होना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। स्थानिक विभेदन का अर्थ धरातल पर पास पास स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की वह न्यूनतम दूरी जिसे उन्हें किसी प्रतिबिंब में स्पष्ट एवं एक दूसरे से पृथक देखा जा सके। जब वस्तुएं पास पास स्थित नजर आती हैं तो प्रतिबिंब में पास पास की वस्तुएं एक ही नजर आती हैं। स्थानिक विभेदन के लिए संवेदक प्रणाली पर क्रम वीक्षण यंत्र लगा होना चाहिए, यानी कि उसमें क्रम संख्या दिखानी चाहिए कि 1 है 2 है, नंबर्स दिखना, डिजिट दिखने चाहिए। यह धरातल का संसूचक होता है। किसी संसूचक का स्थानिक विभेदन एवं उस संसूचक के भौतिक बनावट पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़िए। कैडस्ट्रल मानचित्र को निरूपित करने वाले मानचित्र हैं पृथ्वी की सतह के सांस्कृतिक परिदृश्य, भूमि संपत्ति या फिर भूमि के खंड या फिर भूखंड, पृथ्वी की सतह के अभिरक्षण, विश्व के अत्यधिक सामान्यीकृत मानचित्र। कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, अगर आप लोगों को पता है कैडस्ट्रल मानचित्र को निरूपित करने वाले मानचित्र, तो वो आपका भूमि संपत्ति या फिर भूमि के खंड या भूखंड को निरूपित करने वाले मानचित्र जो होते हैं उन्हीं को कैडस्ट्रल मैप कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। क्या क्या है कैडस्ट्रल में। कैडस्ट्रियल या फिर भूसंपत्ति मानचित्र शब्द की उत्पत्ति जो हुई है फ्रेंच भाषा के कैडस्ट्रे से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्षेत्रीय संपत्ति की पंजिका। इन मानचित्रों को कृषित भूमि की सीमाओं का निर्धारण कर उन नगरों में व्यक्तिगत निजी मकानों के प्लान को दर्शाकर उनके स्वामित्व को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। ये मानचित्र सरकार द्वारा विशेष रूप से भूमि कर, लगान की वसूली, स्वामित्व के रिकॉर्ड रखने के लिए बनाए जाते हैं। मानचित्र जो होते हैं बृहद मापनी पर बनाए जाते हैं। गांवों की भूसंपत्ति मानचित्र 1:4000 से लेकर के 1:3960 ये है जो मेन पूछा जाता है एग्जाम में, ये वाला पैमाना पूछा जाता है इसकी मापनी पर। और जो नगरों के मानचित्र होते हैं ये आपका 1:2000 या फिर 1:1980 और इससे अधिक मापनी पर बनाए जाते हैं। ठीक है, इन दोनों मापनियों को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शंक्वाकार मानचित्र प्रक्षेपण के गुणों का एक नहीं है। कौन नहीं है गुणों में से एक, बताइए। शंक्वाकार की बात कर रहा है, ऑप्शन दिए गए हैं। यह यथाकृतिक ऑर्थोमॉर्फिक प्रक्षेपण नहीं है। सभी समांतरक संकेंद्रित वृत्तों के चाप होते हैं। ध्रुवों के एक चाप या फिर एक बिंदु को दर्शाया जाता है। मानव समांतरक को या फिर के साथ स्केल नहीं सही होता है। तो देखिए शंक्वाकार मानचित्र की बात कर रहा है, इनमें से कौन सा गुण नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, ये यथाकृत या फिर जो ऑर्थोमॉर्फिक प्रक्षेपण नहीं है की बात कर रहा है ना, तो नहीं गलत हो जाएगा, ये होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी के सभी समांतरक संकेंद्रित वृत्तों के चाप होते हैं, ये सही है। ध्रुवों को एक चाप या फिर एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, ये भी सही है। मानव समांतरक को या फिर इसके साथ स्केल सही होता है, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। और ये सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अभी क्वेश्चन इसलिए कम चल रहे हैं क्योंकि अभी जो मेरी हेल्थ है ढंग से अभी कवर नहीं हो पाई है, रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी इतने क्वेश्चन कीजिए आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।